हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट आया हुआ है उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे, जो 3 से 4 अप्रैल वाला आया हुआ है। ठीक है। और मैं इस पूरे मॉक में आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, जो रियल अप्रोच होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो पिछली 2 वीडियो में नहीं ले पाया था, बट हम आगे चलते हैं और बहुत तेज़ी से इस मॉक को सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है। आप वहां से जाके उसको सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आज का पहला सवाल देखते हैं। देखो, पहला सवाल था हमारे पास 24 संख्याओं का जो औसत है वो 42.6 है। यदि एक्स औसत वाली, देखो दिया है इसमें, यदि एक्स औसत वाली 7 संख्याओं को उनमें जोड़ दी जाती है तो सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाता है, 1.4 की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान बताना है। देखो, सबसे पहले तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो भी x होगा वो इस 42.6 से ज्यादा होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं सर सारे ही ज्यादा हैं, तो मैं इससे तो कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाया। लेकिन अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि सर बिल्कुल बेसिक एक तरीका होता है, वो क्या कह रहा है कि 1.4 बढ़ जा रहा है, 1.4 बढ़ जा रहा है। 1.4 बढ़ कितने पर है आप कहेंगे सर, 24 संख्याएं तो ये है, प्लस 7 संख्याएं और जुड़ रही हैं, तो 1.4 बढ़ रहा है 31 पर, यही होगा ना। 1.4 बढ़ रहा है 31 पर। और अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं कितने में, अगर मैं इनमें डिवाइड कर दूं कितने, 7 में। ठीक है। तो ये अगर मैं 7 से इनको डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.2, और 31 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा, 6.2। तो जो एवरेज बढ़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, आप कहेंगे सर 6.2 बढ़ रहा है। और पहले कितना था, पहले था 42.6, और बढ़ कितना गया, ये हो जाएगा 68, और ये 8 और 48। तो जो नई 7 संख्याएं थी उनका एवरेज कितना था, उनका एवरेज था 48.8, यानी 48.8 उनका क्या था, 48.8 उनका एवरेज रहा होगा। क्योंकि हर एक संख्या में 1.4 की वृद्धि हो गई थी, टोटल वृद्धि हुई थी हमारे पास 6.2 की। तो वही 6.2 को मैंने क्या किया है, इस एवरेज में जोड़ दिया है। ये इसका जो तरीका होता है, आप अगर बेसिक से जाएंगे, ये भी बेसिक ही है, बस एक दो स्टेप कम करके लिख देते हैं, होता बेसिक ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया है कि सरल करना है। क्या सरल करना है, देखो पावर दे रखी है 30 की पावर 42 इंटू 2/7 माइनस 12 प्लस 2। ठीक है। ये पावर हमें दे रखी है, इसको अगर क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करें। तो बॉड मास लगा के हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं। इस 7 से काटेंगे हम कितने बार, 6 बार, तो 6 दुगनी 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये प्लस का 12 होगा। देखो यहाँ पर ये सॉल्व होके प्लस का 12 आ गया और ये माइनस का 12 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना, प्लस का 2, यानी 0 प्लस का 2 बचेगा, यानी 30 की पावर कितना आ जाएगा, 30 की पावर 2 आ जाएगा, जो कितना होता है हमारे पास 900 होता है। कितना होता है, 30 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा 900। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। देखो इतनी ही जल्दी आपको एग्जाम में करना है, आपको नहीं ज्यादा समय लगाना है। जो चीज आसान है आप उसको आसान तरीके से ही सॉल्व करिए। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोला है यदि √11 माइनस √5 अपॉन √11 प्लस √5 माइनस √11 प्लस √5 अपॉन इतना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है a+b√55, a+b√55 दे रखी है। तो हमें a और b का मान बताना है, a और b का मान बताना है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। ये जो दे रखा है ना, इसका हम कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, इसका हम कंपैरिजन करेंगे जो यहाँ पर हम इसको जो सॉल्व करेंगे ना उससे। देखो एक डायरेक्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। जैसे तरीका क्या होता है, तरीका होता है जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं √a प्लस √b। देखो इस प्लस माइनस से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं इसी के फॉर्म में लिख देता हूं, जैसे √a माइनस √b, और अपॉन में हम अगर लिख दें √a प्लस √b, और ये माइनस दे रखा है यानी √a और प्लस का √b, और अपॉन में दे रखा होता है हमारे पास √a और माइनस का √b, ये दे रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं हम। क्या करते हैं, a² माइनस b²। जब मैं a² माइनस b² करता हूं तो यहाँ से ये जो रूट है वो हट जाएगा, तो सिंपल आ जाता है यहाँ पर a माइनस b। ठीक है। और अगर मैं ऊपर यही काम करूंगा तो ये a प्लस b से कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस √b का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलने जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी और माइनस का 2ab। हालांकि मैं इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर ये माइनस करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी और प्लस का 2ab, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो यहां से ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे। अब मेरे पास बचेगा माइनस का 4ab और अपॉन में नीचे बचेगा a माइनस बी, ये बचेगा। देखो ये रिजल्ट में डायरेक्ट आपको बताना चाह रहा था कि ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, बट मैं थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे आ रहा है। यहाँ पर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इसका जो टर्म है वो उल्टा दे रखा है। वैसे यहाँ पर होता है √a अपॉन √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उल्टा दे रखा था तो यहाँ पर माइनस का आता है, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसकी वैल्यू रख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा 4 अंडर, ये ए बी हो जाएगा ना, ए बी कितना है, ए माना है मैंने
अंडर रूट 11 को और b माना है मैंने अंडर रूट 5 को, तो इन दोनों को अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माना है मैंने किसको, ये a माइनस बी नहीं होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर मैं इसका अंडर रूट हटा रहा था, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका अंडर रूट हट के 11 माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट 55/6। तो इसको अगर मैं काट दूंगा तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है मेरे पास, देखो ये वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट का 2/3, और ये सॉरी माइनस का 2/3 अंडर रूट का 55 बराबर आ गई मेरे पास a प्लस b√55 के। देखो अगर मैं इसको कंपैरिजन करने जाऊंगा तो आप कहेंगे सर अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये b है और b की जगह कितना है, माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3, तो b बराबर तो मेरे पास आ गया माइनस का 2/3। अब मैं देखूंगा b बराबर माइनस का 2/3 है किधर, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में क्या है, आप कहेंगे सर चौथे वाले में भी है। अब अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर a की जगह कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ 0 नहीं लिख सकता क्या, 0 नहीं लिख सकता, तो आप कहेंगे सर a की जगह 0 है और b की जगह माइनस का कितना है, 2/3 है, तो a की जगह 0, b की जगह माइनस का 2/3, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। देखो ये चीज मैंने इसलिए इतना ये जो लिखा है ना मैंने, ये जो आपके सामने लिखा है ना, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप इस चीज को समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज थे तो यहाँ माइनस का 4ab आ गया था, वैसे साइन चेंज नहीं होते तो यहाँ पर प्लस का 4ab अपॉन a माइनस बी आता, जो a माइनस बी था वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने उसको सीधे a माइनस बी लिख दिया। आप इस रिजल्ट को थोड़ा डायरेक्ट याद रखा करो और इन साइन का थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, ये सारी कैलकुलेशन बच जाती है, आप इतना डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर जो मैंने ये रिजल्ट लिखा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक ठोस धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर छोटे छोटे ठोस गोलों में ढाला जाता है जिनमें से प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर, कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, हमें ये बताना है। देखो एक बड़ा गोला है उसको हम पिघला रहे हैं, गोले का जो आयतन होता है वो आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन देखो पाई इस तरफ भी होगा, पाई उस तरफ भी होगा, 4/3 इस तरफ भी होगा, 4/3 उस तरफ भी होगा, तो मैं इसको ना इसको खत्म कर दे रहा हूं, मैं इसको नहीं लिखूंगा, यही स्मार्ट तरीका होता है, इस चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों में कॉमन है, जब दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, मैं इसको अभी हटा देता हूं, तो बड़ा वाला जो गोला है 10 का क्यूब आ जाएगा यानी 1000, बड़ा वाला 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1000, और छोटे छोटे कितने बना जाते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि 4 सेंटीमीटर व्यास है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का जब मैं क्यूब करूंगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा, इतने बनाए जाते होंगे, यहाँ पर n लिख देता हूँ, n बन रहे होंगे, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर n लिखा आप कहेंगे सर अब कट जाएगा, ये 1000 है, ये 8 से कट जाएगा, 1000 को जब हम 8 से काटते हैं तो 125 बार जाता है, क्योंकि 800 और 25 अट्ठे 200, तो ये 125 बार जाता है, तो जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास 125, जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 125, यानी 125 गोले बनाए जा सकते हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली बातें स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आर क्यूब से और दूसरे वाले आर क्यूब से कंपेरिजन करो, और जो भी त्रिज्या दे रखी है इसका ध्यान रखो, व्यास दे रखा है हमें त्रिज्या बताना है, अगर आपने यहाँ पर गलत कर देते तो इसका भी आधा लेके आते। फिर एक मूलधन है जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर 625 गुना हो जाता है, जो वार्षिक चक्रवृद्धि होता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है ये बताना है। देखो इसका एक बेसिक तो वैसे बेसिक एक फार्मूला होता है, ये 4 वर्ष है, अगर मैं इसकी पावर 4 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर कितना आना चाहिए, फिर ये 5 की पावर 4 है, कितना है 5 की पावर 4 है, और ये कितना है, देखो अगर मैं इसको बेसिक से भी जाऊंगा 1 इंटू आर की पावर 4 और ये 5 की पावर 4, इसका जब 5 इसकी मतलब फोर्थ रूट ले लूंगा मैं, इसका जब कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस आर बराबर 5, तो अगर मैं यहाँ से केवल आर निकालूंगा तो ये 4 आ जाएगा। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 400%, 4 का मतलब क्या है यहाँ पर, 4 का मतलब है 400%, क्योंकि यहाँ पर आर अपॉन 100 होता है, ये सीधे परसेंट था, अगर मैं इसको परसेंट में लिखूंगा तो ये लिखूंगा मैं कितना 400%, ब्याज दर कितनी है 400% है, क्योंकि आर बराबर 4 आ गया, सिंपल आर बराबर 4 आ गया, अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा 400%। अगर समझ में नहीं आया तो आप बेसिक से कर लो, वरना यही बेसिक होता है, कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको इसमें स्पेशल खोल के समझाऊं कि ये बेसिक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त का एक सेक्टर जिसका केंद्रीय कोण x डिग्री है, यानी ये दे रखा है जैसे कोई ये वृत्त है, इसका एक सेक्टर है जिसका केंद्रीय कोण x डिग्री है, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ कि इसका एक सेक्टर है, इसका जो केंद्रीय कोण है वो x डिग्री है, क्लियर है। उसके बाद बोला है उसी वृत्त का दूसरा सेक्टर जिसका केंद्रीय कोण x प्लस 15 डिग्री है, यदि दोनों सेक्टरों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर, यानी ये वाला बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है भाई ये वाला बड़ा है, इसका यहां से मान लो ये 15 डिग्री और बढ़ गया होगा, ये 15 डिग्री, अब इन दोनों सेक्टरों के जो बीच का क्षेत्र है उस क्षेत्रफल के बीच का जो अंतर है वो 9.24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी हमें आर बताना है अल्टीमेटली। देखो जब हमें एक कोण दे रखा होता है तो हम वृत्त का जो सेक्टर होता है उसका
जो एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर मुझे इसका परिधि निकालना होती तो कितना होता, थीटा अपॉन 180, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 से कट जाता है वो 180 हो जाता है। अब क्या है देखो, एक का तो दे रखा है x डिग्री और एक का देख रहा है x प्लस 15 डिग्री, तो मैं एक थीटा की जगह x रखूंगा, एक थीटा की जगह x प्लस 15 रखूंगा, लेकिन ये पाई और ये r तो कॉमन है, जब पाई और r कॉमन है तो मैं यहाँ पर पाई कॉमन ले लूंगा और यहाँ पर r स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्लियर। और यहाँ पर जो 360 है वो भी कॉमन ही रहेगा, दोनों उसको भी कॉमन ले लेते हैं, इसको भी कॉमन ले लिया। अब बचा क्या अंदर, आप कहेंगे सर बड़ा वाला एंगल और छोटे वाले एंगल का डिफरेंस ही तो बच रहा है, यानी x प्लस 15 डिग्री और माइनस का x डिग्री, माइनस का x डिग्री, यही तो बच रहा है। आप मुझे बताओ यही बचा ना, आप कहेंगे सर यही बचा, और इसका जो अंतर है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है मेरे पास 9.24, 9.24 दे रखा है, यानी इस x से तो मैं ये वाला x डिग्री काट दूंगा, ये वाला x डिग्री कट जाएगा, अब मेरे पास बचेगा 15 डिग्री, और ये पाई है, पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7, 22/7, आर स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और 360 मतलब 360 में यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये बचा 15 डिग्री, और इसकी वैल्यू दे रखी है 9.24, 9.24। अब मुझे बस सॉल्व करना है, और सॉल्व करके देखो सीधा आंसर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है तो सीधा आंसर आएगा। अगर मैं इस 15 को काट देता हूँ कितने से, ये 180 कर देता हूँ, और यहाँ पर कितना देते हैं, तो यहाँ पर 11 लिख दिया है मैंने। अब क्या करना है, अब ये जो 180 है वो 15 से कट जाएगा 12 बार, 180 कट जाएगा 15 से कितने बार, आप कहेंगे सर 12 बार, 15 इंटू 12 कितना होता है 180 होता है, तो ये कट जाएगा 12 बार, यानी ये 12 आ गया, और ये 180 आ गया, ये 11 आ गया, ये भी कट जाएगा, देखो ये 8 बार जाएगा, फिर ये 4 बार जाएगा, कटना तो इसको है, और ये 2 पॉइंट ऐसे आ गए। अब यहाँ पर दिख रहा है 12 सत्ते 84, वहां पर भी 84 दिख रहा है, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.84 इंटू 84 इंटू 84। तो एक बात तो कंफर्म है कि आंसर कितना आएगा, आंसर 84 आएगा, आंसर 84 आएगा, 84 कहीं और है नहीं, ये आ जाएगा, देखो इस 84 में से एक 84 कॉमन आ जाएगा, और ये जो 2 पॉइंट है ना नीचे इस तरीके से आ जाएगा 1/100, 1/100 आ जाएगा, तो 1 10 कॉमन आ जाएगा, तो 8.4 आ जाएगा, 8.4, यानी जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8.4 हो जाएगी, और 8.4 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जिस कैलकुलेशन को आपको निकाल के अल्टीमेट लेके आना है उसमें जबरदस्ती की कैलकुलेशन मत करा करो, जैसे मैंने यहाँ पे 84 ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर कुछ ना कुछ तो आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू में बाहर कुछ ना कुछ तो निकलेगा, क्योंकि जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी, मतलब पूरी पूरी दे रखी थी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कुछ ना कुछ बन रही होगी, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्लियर। अगला सवाल देखो, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 20 रुपए और 15 रुपए अधिक हो तो लाभ के प्रतिशत में 15% की कमी हो जाती है। यानी अगर मैं इसका सीपी 20 रुपए बढ़ा देता हूं और अगर इसका एसपी 15 रुपए बढ़ा देता हूं, तो जो प्रॉफिट है उसमें 15% की कमी हो जाती है, यानी पहले प्रॉफिट 20% हो रहा था, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15% कम होकर प्रॉफिट सिर्फ 5% बचेगा, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य बताना है, इसका मुझे क्या बताना है, इसका मुझे बताना है क्रय मूल्य। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, 1/5 होती है, मैं इसको 5x मान लेता हूँ और इसको x मान लेता हूँ, तो पहले जो सीपी था, सीपी वन कितना था, सीपी वन था मेरे पास 5x, और सीपी एसपी वन कितना था, एसपी वन था मेरे पास 6x, क्योंकि एक बढ़ के 6x हो गया। अब क्या करना है, इस 5x की जगह मेरे पास कितना हो गया 5x प्लस 20, और इस 6x की जगह मेरे पास कितना हो गया 6x और प्लस 15 हो गया। और आपको ये पता होगा कि सर जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज आता है वो किस पर आता है, वो आता है मेरे पास सीपी पर, यानी एसपी में से सीपी घटाऊंगा और बटे में सीपी करूंगा, फिर कितना आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एसपी कितना है मेरे पास, जो सेकंड वाला था ना उसके केस में देख रहे हैं, देखो एसपी था मेरे पास 6x, एसपी मेरे पास 6x है और प्लस का 15 है, और सीपी कितना है मेरे पास माइनस का 5x और माइनस का 20 हो जाएगा, बटे में कितना करना है, बटे में सीपी करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट आता है वो क्रय मूल्य पर आता है, प्लस 20 आ जाएगा, और प्रॉफिट है कितना, आप कहेंगे सर 5% है, 5% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं करने जाऊंगा तो 5/100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये तो कट जाएगा, ये कट के आ जाएगा माइनस का 5, ये कट के कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो x माइनस का 5/5x और प्लस का 20, और ये बराबर में आ जाएगा 1/20, 1/20 आ गया, तो ये आ जाएगा 20x माइनस का 100 बराबर का 5x और प्लस का 20। अगर मैं इस 100 को इधर लेके जाऊंगा तो कितना जाएगा 120, और इस 5x को इधर लाऊंगा तो 15x आ जाएगा, 15x की वैल्यू 120 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगी, और x की वैल्यू जब 8 आ गई, मुझसे पूछा है सीपी कितना होगा, सीपी कितना था 5x था, अगर मैं x की वैल्यू 8 रख देता हूं तो सीपी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मुझे इनिशियल सीपी बताना था, आप यहां से कुछ भी बता सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाए, मुझे सीपी बताना था, तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 4, क्लियर।
समझ में आया ना? देखो मैं इसको हवाबाजी में भी कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। इसके अलावा कुछ भी पूछ सकता है, बाद वाला एसपी कितना है, पहले वाला एसपी कितना था, बाद वाला सीपी कितना होगा, पहले वाला सीपी कितना होगा, कुछ भी पूछे आपसे, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल दी और इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं। बस आपको बेसिक याद रखना है, जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य को आपको नीचे रखना है, और एसपी में से सीपी घटाते हैं, भले ही वो माइनस में जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको घटा लीजिए आप। हालांकि माइनस में गया नहीं, लेकिन अगर जा भी रहा है ना तो नुकसान हो जाएगा। सिंपल है ना? अगर प्लस में गया है तो फायदा होगा और माइनस में गया है तो नुकसान हो जाएगा। यदि एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 308 और 539 है, तो बेलनाकार पाइप की त्रिज्या ज्ञात करना है। मुझे इसकी त्रिज्या बताना है। देखो आयतन दे रखा है मुझे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलनाकार जो पाइप होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है कि नहीं होता है, और उसका जो आयतन होता है, उसका जो आयतन होता है यानी जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, πr²h, πr²h। मुझे इसमें से h की कोई जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर h की कोई जरूरत नहीं है, मुझे केवल r चाहिए, मुझे केवल r चाहिए, यहाँ पर मुझे केवल त्रिज्या चाहिए। जब मुझे त्रिज्या चाहिए और h की जरूरत है नहीं, तो मैं इसको अपॉन में नहीं लिख सकता क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है 2πr/h की 308, और इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है कितनी, 539 दे रखी है कि नहीं दे रखी है? मैं इसको बटे में लिख लेता हूं, आप चाहे किसी को बटे में लिख लो, ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सीधे बटे में कर दो। जब मैं इसको बटे में करूंगा तो एच से एच कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये वाला आर कट गया, इस पाई से ये वाला पाई कट गया। कितना आसान हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया? इस 2 से मैं इसको काट दूंगा, कितने बार, 15, और ये कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। अब भी कुछ ना कुछ तो कटेगा, देखो कटेगा तो 539, नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमें r निकालना है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 539 और बटे में 154, बटे में 154, क्योंकि पॉइंटों में वैल्यू आ रही है तो छोड़ देते हैं, नहीं काटेंगे। अगर मैं इसको 4 बार जाऊंगा तो ये 500 से ऊपर चला जाएगा, तो 4 तो कटा, 6 भी कटा, 8 भी कटा, अब एक ही बचा, देखो आंसर एक ही बचा 3.4, क्योंकि 4 बार तो ज्यादा जा रहा है ना, अब सिर्फ 3 बार जा रहा होगा। अगर मैं इसको 3 बार करूंगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 3 पंजे 15 और 1 46, 462 हो गया। देखो 539 था, ये 462 हो गया, यानी 3 बार ही जाता होगा। अब अगर आप इसको घटा के भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाऊंगा तो ये 7 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, और अब मैं अगर पॉइंट बढ़ा लूंगा, देखो 3 बार तो मैंने कर लिया, पॉइंट बढ़ा लिया, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब ये सीधे सीधे 5 बार कट रहा है, देखो 154 को 5 बार करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 770 आ जाएगा। ये कितने बार जा रहा है, ये सीधे सीधे 5 बार जा रहा है। देखो पूरा आंसर आ गया। हालांकि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत है नहीं, जब आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ना, ऑप्शन में केवल एक है, तो आप उसको करके और आगे बढ़ जाइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो मिश्र धातु इस प्रकार हैं, दो मिश्र धातु प्रकारों में सोना और चांदी का अनुपात दे रखा है 5:14 और 17:21 है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि एक नया मिश्र धातु प्राप्त हो जिसमें सोना और चांदी का अनुपात 23:24 हो जाए? देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से। आपने एलिगेशन सीखा होगा, इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से, और एलिगेशन किसी एक धातु पे लगा लो, क्योंकि जो पहली वाली जिस अनुपात में मिल रही होगी सेम ही अनुपात आएगा। मैं लगा लेता हूं सोने पर, देखो पहले क्या है, पहले सोना है, मैं सोने पे एलिगेशन लगा देता हूं। देखो पहले में सोना कितना है, 5 है, कितने में से है, टोटल 19 में से, 19 में से 5 है। दूसरे वाले में सोना कितना है, 17 है, कितने में से, आप कहेंगे सर 38 में से है। 17 है, कितने में से है, 38 में से, यानी 17/38 आ गया। अब बोला है कि तीसरे वाले में हो कितना जाना चाहिए, हो जाना चाहिए 23। तो अगर मैं 23 इसको कर दूंगा, कितने में से हो जाएगा, ये 57 में से, 57 में से। अब इसका जो रेशियो आएगा ना, वही रेशियो होगा जो ये पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है कि किस अनुपात में मिलाना है, तो जिस अनुपात में मिलाना है आप कर दीजिए। देखो मुझे तो एक चीज ऑकवर्ड सी लग रही है, मुझे यहाँ पर 19, 38, 57 हटाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 114 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 38 भी हटाना है, 57 भी हटाना है। 114 से क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया। हर एक नंबर को कर लेंगे, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे, उससे फायदा ये है, उससे नुकसान ये है कि आप थोड़ा फंसेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पहले ही हटा लो। जब मैं पहले ही हटाने जाऊंगा तो 19 छक्का 114 होता है, ये 6 बार कट जाएगा। 38 तिया 114 होता है, ये 3 बार कट जाएगा। और 57 दुगनी 114 होता है, ये 2 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 छक 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 23 दुगनी 46 आ जाएगा। अब ये हो गया बस। तो 51 में से 46 घटेगा तो कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा यहाँ पर 5, और 30 और 46 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। तो इसका कितना अनुपात आ गया, 5:16, 5:16 आ गया। 5:16 है किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप अगर सेकंड वाले पे भी लगाते, आप अगर इस वाले पे भी लगाते ना, इस 14 पे, तब भी आपका आंसर सेम आता। आप लगा के देख लेना, ये चीजें आप करके देखा करो। आप 14/19 लिखते, यहाँ पर आप 21/38 लिखते, वहां पर आप 34/57 लिखते, आंसर तब भी आपका 5:16 ही आता, चेंज नहीं होगा। चाहे आप पहली वाली धातु पे लगा लो, चाहे दूसरी वाली धातु पे लगा लो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है सभी दोस्तों को?
देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है साइन पी की वैल्यू दे रखी है 8/17 और कॉस क्यू की वैल्यू दे रखी है 15/17, जहां पी और क्यू तीव्र कोण है, साइन पी प्लस क्यू बताना है। देखो साइन पी प्लस क्यू होता क्या है, आप कहेंगे सर ये तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, मैं अगर इस फार्मूले को खोलने जाऊंगा तो साइन ए कॉस बी आ जाएगा, यानी साइन पी और कॉस क्यू आ जाएगा, प्लस कॉस पी साइन क्यू आ जाएगा, साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी आ जाएगा, यानी यहां पर अगर मैं जाऊंगा कॉस क्यू साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, कॉस ए और साइन बी होता है, तो साइन कितना आ जाएगा, साइन पी आ जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, देखो एक बात तो क्लियर है, 8 15 17 एक ट्रिपलेट बन रहा है, 8 15 17 क्या बन रहा है, एक ट्रिपलेट बन रहा है, और नीचे दोनों में कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, यानी दोनों 289 आएगा, 289 सम में है, तो मैं इससे तो एलिमिनेट कर नहीं पाऊंगा। साइन पी दे रखा है 8/17, कॉस क्यू दे रखा है 15/17, अगर मैं यहाँ पर कॉस क्यू निकालने जाऊंगा, कॉस पी और साइन क्यू, एक मिनट, कॉस पी और साइन क्यू, साइन क्यू, देखो जब मैं कॉस पी निकालूंगा, साइन पी 8/17 है, इसका जो एक आ रहा होगा वो 12 आ रहा होगा, तो यहां पर आ जाएगा 12/17, ये आ जाएगा 12/17, 12/17, और साइन क्यू अगर निकालने जाऊंगा, साइन क्यू निकालूंगा, देखो साइन कॉस क्यू 15/17 है, तो साइन क्यू भी कितना आ जाएगा, 12/17 आ जाएगा, 12/17 आ गया ना, दोनों क्लियर हो गए। देखो दोनों में 12/17 आ गया, कॉस क्यू भी 12/17, अगर यहाँ पर दोनों में 17 कॉमन है, यानी 289 तो कॉमन आ जाएगा, 289 कॉमन आ जाएगा, आप कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ देना है, 120 ये हो जाएगा, और प्लस का 12 12 144 ये हो जाएगा। जब मैं 120 और 144 को जोड़ूंगा, 8 बटे साइन पी कितना है, 8/17, कॉस क्यू कितना है 15/17, ए बी सी डी, यानी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, 15 8 120, 12 12 144, कॉस पी साइन क्यू, साइन क्यू कितना आ जाएगा 12/17, क्योंकि कॉस क्यू 15/17 है, साइन पी प्लस क्यू की वैल्यू 289, गड़बड़ तो हो रहा है भाई, कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है, साइन पी दे रखा है, देखो मुझे दे रखा है साइन पी, अगर मैं साइन पी से कॉस क्यू निकालने जाऊंगा, मुझे ये साइन पी दे रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पर पी मान लेता हूँ, ये 17 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो ये 15 आ जाएगा, यानी कॉस क्यू की जो वैल्यू कॉस पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15/17 आ जाएगी, कॉस पी की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 15/17 आ जाएगी, 15/17, 15/17, और साइन क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 8/17 आ जाएगी, 8 8 15 17 होता है ना, 8 15 17 होता है, तो 8/17 आएगी ना, 8/17 आ जाएगी, सॉरी 8/17 आ जाएगी, ट्रिपलेट ही गलत लगा रहा था मैं, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है ना, तो 8/17 15/17, तो 120 कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 120 कितना आ जाएगा, ये 240, 120 प्लस 120 टोटल कितना आ जाएगा, 240/289, 240/289, 240 बटे कितना आ जाएगा 289, क्योंकि दोनों में कितनी आ जाएगी 120 प्लस 120 आ जाएगी, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, मैंने 12 पता नहीं कहां से लगा दिया, 5 12 17 का याद आ गया मुझे, 5 12 17 से लगा दिया था, सॉरी उसके लिए, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है सरलीकृत करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको दो तीन तरीके होते हैं करने के, एक तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये साइन थीटा कॉस थीटा में खोल लो, एक तरीका होता है कि सारी वैल्यू अलग है, सारी वैल्यू अलग है, आप कुछ भी लगाएंगे इसका वैल्यू सेम आएगी, तो मैं कहता हूं वैल्यू पुटिंग कर लो, और वैल्यू पुटिंग करने में सबसे अच्छा होता है 0 या 90 रखना और फिर 45 रखना, 0 और 90 नहीं रख सकता, 10 और कॉट आ रहे हैं, इन्फिनिटी पहुंच जाता है एक में, और अब मैं इसमें क्या रखूंगा, सबसे आसान है इसमें 45 रखना, 10 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 1 ऊपर हो गया, कॉट 45 1 हो जाएगा, 1 + 1 नीचे हो गया, यानी 1 + 1 1 + 1 2/2, 2/2 यानी 1 हो गया, ये 1 हो गया नहीं हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, फिर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ गया, सिंपल वैल्यू कितनी आ गई, अल्टीमेट वैल्यू तो 1 ही आ गई ना इसकी, एक आ गई, सब कट पिट के एक आ गई, तो एक आंसर हो जाएगा। अब आप चाहे सॉल्व करें चाहे कुछ भी करें, आना एक ही है, चाहे वैल्यू पुट कर ले चाहे सॉल्व कर ले, आंसर कितना आएगा, आंसर एक आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने x + 10 किलोग्राम बादाम 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और वह 20 किलोग्राम 72 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और शेष मात्रा को 66 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 300 रुपए है तो कुल खरीदी गई मात्रा कितनी है। देखो प्रॉफिट हमें कैसे निकालना होगा, प्रॉफिट हमें निकालना होगा कि कितने रुपए में बिका और कितने रुपए सीपी था, उसका जो डिफरेंस आ जाएगा वही प्रॉफिट आ जाएगा। उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है वह 20 किलोग्राम 72 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद बेचता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 144, ये इतने रुपए ये हो गए, इतने रुपए में तो उसने ये बेच दिया। अब
शेष कितना बचा, 20 किलोग्राम बेच दिया, टोटल कितना था x प्लस 10, तो शेष कितना बचा होगा, आप कहेंगे सर शेष बचा होगा मेरे पास x प्लस 10 माइनस 20, देखो यही तो शेष बचा होगा, x प्लस 10 माइनस 20, ये शेष बचा होगा। शेष कितना बचा है मेरे पास, x माइनस 10, x माइनस 10 बचा, उसने x माइनस 10 को कितने में बेचा है, 66 रुपए प्रति किलोग्राम पे। x माइनस 10 जो था उसको बेचा है उसने 66 रुपए प्रति किलोग्राम पर, इतने रुपए में बेचा है, ये टोटल इतने रुपए में बिका, टोटल इतने रुपए में बिका, और टोटल खरीदा कितने रुपए में था, आप कहेंगे सर x प्लस 10 था, खरीदा था 60 रुपए प्रति किलोग्राम पे। तो अगर मैं ये टोटल बिकने वाला कॉस्ट आ गया, कितना कॉस्ट आ गया ये 1440 प्लस, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं तो ये आ जाएगा 66x माइनस 660, इतने रुपए में टोटल बिका, और टोटल खरीदा कितने में था, x प्लस 10, x प्लस 10 और 60 रुपए, इतने रुपए में खरीदा था। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस सर हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा। कोई वस्तु कितने रुपए में बेची और वो कितने रुपए में खरीदी थी, जब हम उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो मैंने सिंपल क्या किया है, बस इसमें कुछ भी नहीं किया, सिंपल आप इसका डिफरेंस निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो। तो अगर मैं इसको घटाने जाऊंगा तो घटा लो, या फिर इसमें से घटा लेना, इसमें और आसान हो जाएगा घटाना, माइनस का 600, 600 हो गया। अगर मैं इन दोनों में घटाने जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1440, 600 और 640 1200, कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा ये 1260। तो 1440 में से अगर मैं 1260 घटा लेता हूँ, 1260, 180 बचा, 180 बचा ये, तो 180 और ये कितना बचा 66x प्लस x, तो ये बचा प्लस का 6x, और बराबर में कितना बचा 300, बराबर में 300 बचा। तो यहाँ पर मेरे पास 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, 6x की वैल्यू 120 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो 20 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। देखो सिंपल मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई 20 आ गई। मुझसे पूछा है कि टोटल उसने कितनी मात्रा खरीदी थी, x प्लस 10 खरीदी थी, x की वैल्यू 20 है और 10 और जोड़ दूंगा तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30, यानी उसने टोटल कितनी खरीदी थी, टोटल वैल्यू खरीदी थी उसने 30 kg। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो दे रखा है जितने रुपए में बिका, जितने रुपए में खरीदा था, उनका डिफरेंस ले लो और सिंपल उसका आंसर निकालो। ठीक है, जब सवाल आसान होता है तो आपको उसको खुद से कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सबसे बड़ा यही ध्यान रखना होता है, कोई भी क्वेश्चन आसान है तो उसको आप खुद से कॉम्प्लिकेट मत करिए। क्लियर है, इसमें दे रखा है पी क्यू से 12% कम है, जो आर से 15% अधिक है, जो किसके लिए आया है, जो आया है पास वाले के लिए, यानी क्यू, क्यू आर से 15% अधिक है। अगर मैं इसका एक इक्वेशन टाइप से बना लूं, ये अनुपात में हम बना लेते हैं, पी क्यू से 12% कम है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है 12/100, यानी अगर मैं 4 से इसको काट देता हूं तो 3/25 आ जाती है, 3/25 आएगी कि नहीं आएगी। तो बोला है पी क्यू से 12% कम है, यानी क्यू अगर 25 है, क्यू अगर 25 है तो पी 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा पी 22 आ जाएगा। और बोला है जो, यानी ये क्यू आर से 15% अधिक है, आर से 15% अधिक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 3/20 आ जाएगी, 3/20 आ जाएगी, यानी आर अगर 20 है, आर अगर 20 है तो क्यू कितना है, क्यू है 23, क्यू है 23। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 23 है, तो मुझे क्या करना होगा, इस 25 और 23 को बराबर करना होगा। इसको बराबर मैं कैसे कर सकता हूँ, आप बोलेंगे भैया इसमें हम कर देते हैं 23 से मल्टीप्लाई और इसमें हम कर देते हैं 25 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बराबर। और मुझे बताना क्या है, मुझे ये बताना है कि सर पी टी से लगभग लगभग कितना, अच्छा एक वैल्यू और रह गई, ओके 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 ओके, एक वैल्यू और रही है, एक वैल्यू और है अभी, एक वैल्यू और भी है, ये टी, टी आर से 25% अधिक है, जो टी है वो आर से 25% अधिक है, 25% की वैल्यू मेरे पास 1/4 आ जाती है, 1/4 आ जाएगी, यानी आर अगर 4 है, आर अगर 4 है तो टी कितना है 5 है, आर अगर 4 है तो टी 5 है। अगर मैं यहीं पे बराबर कर लेता हूँ, आर को मैं 20 बना लेता हूँ, आर को 20 बना लेता हूँ, यानी 5 और ये 5, तो टी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आर अगर 20 है तो टी 25 आ जाएगा, आर अगर 20 है तो टी 25 आ गया, मैंने यहीं पे बराबर कर दिया। करना तो वही है, देखो 23 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, क्योंकि इसको 25 से, सॉरी, क्योंकि इसको मुझे बराबर करना है। अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है पीटी से लगभग, इसके और इसके बारे में बताना है, इसके और इसके बारे में लगभग में बताना है, पीटी से लगभग कितना परसेंट कम है या अधिक है। देखो पी आ जाएगा 23 और इंटू 22, और टी कितना आ जाएगा, अब मुझे सिर्फ जिससे जरूरत है बस वही लिख लेता हूँ, 25 इंटू 25, कटपिट तो कुछ रहा नहीं है, कटपिट कुछ नहीं रहा है, तो ये 625 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 23 दूनी 46, और अगर अब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6 4 10 और ये 5 506 आ जाएगा, यानी कम है। अब तो कंफर्म हो गया कि कम है, और कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 625 है, ये 506 है, तो ये कम है 119, 119 कम है 625 पर, 119 कम है 625 पर। अब अगर मैं इस पे हंड्रेड पे निकालूंगा तो आप कहेंगे सर 25 से काट दो 4 बार, 25 से काट दो 25 बार, फिर से ये कितना आ जाएगा 476, बचे 25, तो कितनी बार जा रहा है ये, लगभग लगभग एक बार, तो पहले एक बार जाएगा,
25 एकम 25, फिर कितना बचेगा मेरे पास, 2 बचा, और यहाँ पर 2 बचा 22, और ये कितना उतरा 6 उतरा, यानी 9 बार और जाएगा, लगभग लगभग 19% हो गया। ये 226 था, 225 9 बार जाता है तो 19% के आसपास हो गया, लगभग में ही बताना था। तो लगभग कितना कम है, लगभग कम है 19%। क्लियर है, लगभग 19% कम है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मुझसे बोला है एक व्यवसाय में पी कुल निवेश का 1/5 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, क्यू कुल निवेश का 2/5 भाग आधे समय के लिए निवेश करता है, और आर शेष निवेश को संपूर्ण समय के लिए निवेश करता है, तो रुपए 13,680 के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा कितना है। मुझे क्यू का हिस्सा बताना है। देखो मैं ये मान लेता हूं कि जो टोटल भाग है वो 5 है, टोटल भाग है 5, और टोटल जो समय है वो 12 मंथ है, टोटल जो समय है वो 12 मंथ है, ये मैं मान लेता हूं। कुछ तो मानना पड़ेगा भाई, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो जो बटे में दे रखा है मैंने वही मान लिया, क्योंकि यहाँ पर ये बटे में 5 है, ये बटे में 5 है। अगर शेष की बात करता तो मैं 25 मान लेता, लेकिन शेष की बात नहीं, कुल में से पूछा है ना, क्यू कुल निवेश का। तो पी कितना करता है, पी करता है 1/5, पी 1/5 करता है, यानी 5 का 1/5 1 हो जाएगा, यानी पी 1 रुपए निवेश करता है कितने समय के लिए, 1/3 समय के लिए। टोटल समय कितना है, आप कहेंगे सर टोटल समय है 12 मंथ, और 12 मंथ का 1/3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी पी 4 महीने के लिए 1 रुपया निवेश करता है। अब मैं बात करता हूँ क्यू की। अगर मैं क्यू की बात करता हूं तो उसने बोला है क्यू कुल निवेश का 2/5, 2/5 कितना हो जाएगा, 5 का 2/5 2 हो जाएगा। कुल निवेश का 2/5 कितने समय के लिए निवेश करता है, उसमें लिखा है आधे समय के लिए, आधा समय यानी 6 महीने के लिए। अब बात करते हैं हम किसकी, आर की। तो आर में हमसे बोला है, आर में क्या बोला है, आर में बोला है कि जो आर है वो शेष राशि को, शेष निवेश को संपूर्ण समय के लिए, शेष कितना बचा 2 और 1 3 हो गया, शेष बचा मेरे पास 2, तो 2 को निवेश करता है संपूर्ण समय, संपूर्ण समय यानी 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सब का रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल के मुझे क्यू के बारे में बताना है, यानी क्या बताना है। देखो 4 आ जाएगा, 4 से पूरा कट रहा है, ये 4 से कटा, 6 दूनी 12, तो ये 4 से कटेगा 3 बार, और 12 दूनी 24, ये 4 से कटेगा 6 बार, ये आ गया 1:3:6, यानी क्यू के बारे में बताना है तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का मल्टीपल आएगी, 6 और 2 3, 5 और 3 3 का मल्टीपल है 2, और ये 9 3 का मल्टीपल है, 4 और 4 8 3 का मल्टीपल, मल्टीपल से कोई भी काम नहीं बना, सारे ही 3 के मल्टीपल है, तो बस सिंपल निकाल लेते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। अगर मैं इसको काटूंगा 1380 बटे 6 और 3 9 और 1 10, 10 आ जाएगा टोटल, तो बस कट गया, 8 3 24, लास्ट में 4 आ जाएगा, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट में 4 है, 3 का मल्टीपल है, और फिर कितना आ जाएगा 6 3 18 और 2 20, यानी 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर आ गया। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 24 का 4 हासिल के 2, तो 3 6 18, 18 और 2 20, 20 का 0 आ जाएगा। मैंने सेकंड वाला देख लिया, फिर यहाँ पर सेकंड वाला 5 था इसलिए इसको हटा दिया, यूनिट डिजिट से तो बात बनी नहीं। जब जितना कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं आप उतना कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश करिए, आप पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े यही ध्यान रखा करो एग्जाम में। ये जो आप छोटे छोटे 10-10 सेकंड बचा लेते हैं ना, 10 सेकंड 15 सेकंड एक सवाल में, ये आपको पता है 2-3 मिनट बचा के दे देते हैं लास्ट में जाके। दो पुरुष हैं ए और बी एक ही स्थान से एक समान दिशा में क्रमशः 15 मीटर प्रति सेकंड और 12.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना शुरू करते हैं, तो किस समय बाद वे 100 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ये सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट है। जब दोनों व्यक्ति एक ही स्पीड में चलते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कितनी होती है, बड़ी वाले में से छोटा वाला घटा लेते हैं, 15 में से 12.5 घटाएंगे यानी 2.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। और बात की गई है किलोमीटर में और यहाँ पर घंटे में, तो मैं अगर इसको घंटे में बना लूंगा तो 18/5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये उनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब बस ये बताना है कि इस स्पीड से 100 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, इस स्पीड से 100 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। बस सिंपल है, इसके ऊपर 100 किलोमीटर रख दो और यहाँ से अगर मैं 1 0 हटा देता हूँ तो 10 बढ़ जाएगा, ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 5 से 2 बार और ये जाएगा 9 बार, यानी 100/9 आ गया। 100/9 यानी 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग तो सारे हैं, 100/9 आ जाएगा 11 सही 1/9, तो 11 घंटे तो पूरा हो गया। ये 1/9 को अगर मैं घंटे में मिनट में बनाऊंगा तो ये 60 आ जाएगा, यानी 11 घंटे और 6 नेम 54, यानी लगभग 6 मिनट, 11 घंटे और 6 मिनट। सेकंड के बारे में बात नहीं की है तो सेकंड छोड़ दो, 11 घंटे 6 मिनट 6 सेकंड होता है, वैसे 11 घंटे 6 मिनट 6 सेकंड हो जाता है, लेकिन सेकंड के बारे में बात नहीं किया तो उसको छोड़ो। 11 घंटे 6 मिनट में वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे वो 11 घंटे और 6 मिनट में वो क्या करेंगे, जो 100 किलोमीटर है वो चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कोण ए कोण बी के पूरक कोण का 7 गुना है। पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जैसे ए और बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है ए प्लस बी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। पूरक कोण होता है 90, दो कोणों का योग अगर 90 है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। यदि ए और बी संपूरक कोण है, और संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण तब होते हैं ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 180 हो जाए, ए प्लस बी 180 हो जाए तो ये कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं जब ए प्लस बी 180 हो जाए। उसने बोला है कोण ए कोण बी के पूरक कोण का 7 गुना है। कोण ए
कोण बी, देखो कोण बी का पूरा कोण क्या होगा 90 में से अगर मैं बी को घटा दूंगा तो कोण बी का पूरा कोण आ जाएगा। 90 में से अगर मैं बी को घटा दूंगा, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 30 का पूरा कोण क्या होगा, आप कहेंगे सर 30 को 90 में से घटा लो, 30 का 60 पूरा कोण हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने आपसे बोला था कि 30 का पूरा कोण क्या होगा, आपने क्या किया सर, यहाँ पर आपने 90 लिख के और 30 को उसमें से घटा लिया, फिर कितना आया, आप कहेंगे सर 60 आया। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो मुझे 90 में से बी घटाना होगा। ये बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया, क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। ये बोला है कि कोण ए कोण बी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना गुना है, 7 गुना है, यानी ये 7 गुना है किसका, 90 माइनस बी का। बस ये बात आपको थोड़ी शब्दों में लिख के दे दी है। अब वो क्या करना है, मुझे बी बताना है, और a प्लस बी की वैल्यू 180 दे रखी है क्योंकि संपूरक कोण है। तो मैं यहां पर लिखूंगा a प्लस बी। देखो अगर मैं यहां पर भी लिखना चाहूं सिंपल लिख सकता हूं, a की जगह मुझे 7 और 90 माइनस बी लिखना है तो a की जगह मैं ये लिख सकता हूं, या अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई भी कर लूं तो 7 नेम 63 आ जाएगा, 7 नेम 63 630 माइनस 7 भी, ये हो गया। तो a की जगह मैं सिंपल ये रख सकता हूँ, a की जगह ये रखता हूँ 630 माइनस का 7 बी और प्लस का b बराबर 180। मुझे b के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6b और ये 180 यहाँ पर घट जाएगा आके, तो कितना बचेगा, ये 0 और ये 5 और ये कितना बचा 4, 450 बराबर 6b हो गया। अब मुझे b के बारे में बताना है, 6 से कट जाएगा, ये 6 से कटेगा, ये 7 बार, 6 से कटेगा ये फिर 5 बार, तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 75 डिग्री। b बराबर कितना आ गया मेरे पास 75 डिग्री। बस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल याद रखा करो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो एक जिन दोनों का योग कितना हो जाए 90 हो जाए, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का योग कितना हो जाए 180 हो जाए। बस यही बात दे रखी थी, ये आपको लिख के दे रखी है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अनिल नमन से 1.8 गुना अधिक कुशल है, एक साथ काम करते हुए दोनों एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नमन अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये बोला है कि जो अनिल है वो नमन से कितना है 1.8 गुना अधिक है, 1.8 गुना अधिक। 1.8 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को हटा लूंगा तो ये 0 आ जाएगा, तो 9/5 आ जाएगा। यानी अगर नमन 5 है तो जो अनिल है वो कितना है 14 है। अनिल कितना है 14 है, ये बोला है इस बस। एक साथ काम करते हुए दोनों एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी कुछ भी रहा हो दोनों एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों कितने 19 और ये 30 इतने दिनों में कर सकते हैं दोनों। अब क्या बोला है, अकेले नमन अकेले, नमन अकेले यानी 5। अनिल नमन से 1.8 गुना अधिक कुशल है, एक साथ काम करते हुए दोनों एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए नमन अनिल से, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, 14 तो आना चाहिए फिर। ये तो फिर कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 19 छक्का 114 आ रहा है, फिर तो 19 का तो कोई मल्टीपल है नहीं। अगर मैं नमन और अनिल को केवल ये मान लेता हूँ, ये 5 है ये 9 है, तो दोनों 14 में कर लेंगे, दोनों 14 में कर लेंगे, ये 30 आ जाएगा। तो अकेले नमन की बात बताना है, तो 14×84, 14×84, देखो ये आंसर आ रहा है इसका 84, क्योंकि ये इसमें ये बोला है अधिक कुशल है, लेकिन इसमें अधिक तो आ नहीं रहा है। इसमें हिंदी के हिसाब से तो अधिक 14 होना चाहिए था, लेकिन इतना कुशल है अनिल नमन से 1.8 गुना कुशल है, 1.8 गुना कुशल लिखा हुआ होना चाहिए था, इन्होंने अधिक कुशल लिखा था। अधिक कुशल के अकॉर्डिंग तो इसमें 19 का मल्टीपल होना चाहिए था, बट वो नहीं है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में होता ना तो इंग्लिश में ये वाली लाइन क्लियर हो जाती, लेकिन जब वो इसमें 19 का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि उस टाइम आ रहा था 19 छक्का 114, 114 आंसर में नहीं है, तो हम 84 लगाएंगे। अधिक कुशल का मतलब तो यही था कि एक 5 है तो दूसरा 14 होना चाहिए। ये मतलब हो गया, ये मैंने जो 5 9/5 लिखा है इसका मतलब ये हो गया कि इतना कुशल है, इतना इतने गुना कुशल है, अधिक कुशल नहीं हुआ। इस लाइन का मतलब अधिक कुशल नहीं हुआ, लेकिन इसने अधिक कुशल बोला है, अधिक कुशल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है। तो अगर इंग्लिश में ये क्वेश्चन होता ना तो डिफाइन हो जाता कि अधिक कुशल बोला है कि सिर्फ इतना कुशल बोला है। क्लियर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त है, देखो कोई भी अर्धवृत्त मैंने अगर बना दिया, कोई भी अर्धवृत्त मैंने बना दिया, ये बोला है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये 7 है। अब इसमें मैं चाहे कोई भी ट्रायंगल बना दूं, इसमें मैं चाहे कोई भी ट्रायंगल बना दूं, मैं यहां से कोई भी ट्रायंगल बना दूं, सबसे बड़ा ट्रायंगल तो यही बनेगा। आप चाहे कितनी जगह ट्रायंगल बना दो, ये 90 डिग्री पे बनता है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनता है। जब ये एक समकोण त्रिभुज बनता है तो सबसे अधिक तो यही होगा, आप कहीं से खींचते रहो यही सबसे बड़ा होगा। और जब ये सबसे बड़ा होगा, चाहे आप बिल्कुल देखो बिल्कुल मिडल में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये मानो ये बिल्कुल मिडल में रहेगा, तो ये 90 डिग्री पे ही 90 डिग्री पे रहेगा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितनी हो जाएगी 14, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई तो त्रिज्या ही है ना, आप जितनी जगह खींचेंगे ऊंचाई त्रिज्या यानी 7 ही रहेगी, तो ये कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 49, यानी ये 7 बार कटेगा, 7 से 7 49, सबसे अधिक तो यही आएगा 49। इससे बड़ा आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, इसके अंदर आप बना के देख लेना, 90 डिग्री का ही सबसे बड़ा ट्रायंगल बन रहा होगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है, y माइनस एक्स 12 है और y अनुपात x 3:2 है, तो x प्लस 3y का मान बताना है। यहाँ पर इसका अगर मैं रेशियो ले लूंगा, मतलब y माइनस एक्स लूंगा, 2 आ जाएगा। इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 2 की वैल्यू 12 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अगर मैं y की वैल्यू करूंगा तो 18 आ जाएगी, और अगर मैं x की मान निकालूंगा तो 6 आ जाएगा, यानी y 18 है, x 6 है, y 18 है, x 6 है, तो x को 6 यहाँ पर रख दूंगा और y को 18 रख दूंगा, 18 3 54 हो जाएगा, तो 6 और 54 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया मेरे पास, 60 आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, p प्लस क्यू प्लस आर 0 है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए, जब इनका मान 0 होता है तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि सब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप वैल्यू पुट करो, आप मत सोचो कुछ भी, आप सिंपल वैल्यू पुट करो। देखो एक इक्वेशन दे रखी है, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, आप किसी को भी 0 रख सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप अगर दोनों को 0 रख देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तीनों 0 आ जाएंगे, 0/0 आ जाएगा, 0/0 इन्फिनिटी होता है, ये कंडीशन हम बना नहीं सकते। तो मुझे किसी एक को 0 रखना है, मैं आर को 0 कर देता हूं, पी को मैं कर देता हूं +1 और क्यू को मैं कर देता हूं -1। कर सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, +1 -1 0 बराबर 0, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। मैंने पी को कराया +1, क्यू को कराया -1, स्क्वायर में +1 ही हो जाएगा, आर को 0 कराया, इन सबका स्क्वायर करना है, बटे पी को मैंने 1 किया है और इसको -1 किया, तो 1 × 1 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4/1 यानी 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर क्यू, ऑप्शन नंबर क्यू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब आप चाहे कैसे भी करें, आंसर इसका 4 ही आना है। आप चाहे पूरा फार्मूला खोलें या फिर आप थोड़ा स्मार्ट सोचें, जब भी एलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए तो आप ये सोचा करें कि वैल्यू पुट करके जल्दी निकलना, जल्दी आप कैसे निकल सकते हैं। देखो ये फार्मूले और मूल्य तो सभी रख रहे होंगे, जो आपसे पीछे वो भी रखेंगे, तो फिर स्मार्ट क्या हुआ, आप स्मार्ट तो यही कर सकते हैं ना, कि मतलब वैल्यू पुट करें, ये चीजें स्मार्ट होती हैं, यूनिट डिजिट डिजिटल सम, ये चीजें सोचा ना एग्जाम में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बोला है, एक खोखली बेलनाकार पाइप का बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है, और पाइप बनाने में उपयोग किए गए धातु का जो आयतन है 3930 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बाहरी त्रिज्या ज्ञात करें। पाई बराबर रखना है मुझे 22/7। इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर वाली त्रिज्या और अंदर वाली त्रिज्या, ये हो जाएगा। ये इसका आयतन है, ये इसका क्या है, ये इसका आयतन है। तो इसने बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या बोल रखा है 4x और 3x। मैं इसको 4x और 3x मान लेता हूं। देखो पाई तो पाई रहेगा, सब में सेम ही रहेगा, तो 22/7 आ जाएगा। आयतन है ना, आयतन है, तो यहाँ पर h हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर h होता है ना, पाई h हो जाएगा ना। h दे रखा है मुझे 35, h दे रखा है मुझे 35, और अंदर कैपिटल आर स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर का 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर दे रखा है मुझे कितना, 69 और ये 30। क्लियर। अब मुझे करना क्या है, इसमें मैं काटूंगा 5 बार, ये कटा 5 बार, तो ये 110 हो जाता है ना, 110 हो जाता है ना 22 पंजे, तो इस 0 से एक ये 0 कट जाएगा। अब ये देखो 11 से कट रहा होगा, 11 से जब मैं इसे काटूंगा 6 बार जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा, 63 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका डिफरेंस ले रहा हूँ तो ये 7x स्क्वायर आ रहा है, 7x स्क्वायर की वैल्यू 63 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर ये 9 बार जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मुझे बताना क्या है, बाहरी त्रिज्या बताना है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4x थी ना, x की वैल्यू 3 आ गई, 4 3 12 आ गई, कितनी आ गई, 12। बाहरी त्रिज्या 12 आ गई। अगर आंतरिक त्रिज्या की बात की जाती तो कितनी आ जाती, 9 आ जाती, लेकिन मुझसे बाहरी पूछिए तो 12 आ जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 63 मीटर लंबा एक टावर दो पेड़ों पी और क्यू के बीच में खड़ा है। यदि बिंदु पी और क्यू से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी बताना है। जैसे एक बिंदु ये है, मैं मान लेता हूँ ये बिंदु पी है, एक बिंदु ये है, ये मैं मान लेता हूँ बिंदु क्यू है, एक टावर है जो उनके बीच में खड़ा है, एक टावर है बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, मतलब बीच में खड़ा है, बिल्कुल बीचों बीच में होता तब तो ये एंगल का डिफरेंस नहीं आता ना, यहाँ पर बीच में खड़ा है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 63 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 63 मीटर। तो यहाँ से एक एलिवेशन एंगल है, यहाँ से एक एलिवेशन एंगल है, ये दे रखे हैं मुझे, एक 30 डिग्री दे रखा है और एक 60 डिग्री दे रखा है। एक 60 डिग्री मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपको ये पता होगा सर 30 के सामने वाला कितना होता है, आप कहेंगे 1 होता है, और यहाँ पर मेरे पास 2 होता है, यहाँ पर √3 होता है, और 60 के सामने वाला √3 होता है, और यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, बात तो बनी नहीं। तो मुझे यहाँ पर √3 बनाना है, √3 बनाना है, तो √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। इसकी तो मुझे जरूरत है नहीं, तो इसको इग्नोर कर दो। √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 3 और 1 टोटल कितनी आ गई, 4 आ गई। तो मुझे टोटल 4 की वैल्यू बताना है, और √3 की वैल्यू 63 दे रखी है, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे सर 63 दे रखी है, और मुझे 4 की वैल्यू बताना है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 √3 आ जाएगी, क्योंकि 21 इंटू 3 लिखूंगा, 3 को √3 लिख सकता हूं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर
जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21√3 आ जाएगी, 21√3 आ जाएगी। मुझे 4 यूनिट की वैल्यू बताना है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 84√3 आ जाएगी, 84√3। क्लियर है, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84√3। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं के बीच का अनुपात है 1:9:2 है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 12 है, यानी इनमें से जो कॉमन आ रहा है ना वो 12 ही आ रहा है, बस ये सोच लो आप। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के न्यूनतम संभावित मानों के बीच का अंतर कितना है, सबसे छोटी आ जाएगी 12 × 1 यानी 12, और सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी, 12 नहीं में 108। अगर मुझे इनका डिफरेंस लेना है तो 96 आ जाएगा। न्यूनतम बताना था, न्यूनतम तो यही आ सकता है, इससे छोटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 12 इन सब में कॉमन है, तो सबसे छोटी तो ये हो सकती है, बड़ी तो और भी हो सकती है, बट छोटी यही होंगी, तो छोटी बताना थी, यानी 96 आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एक्स वाई जेड का केंद्र बिंदु x 1:5 है, और y दे रखा है 4:4 है, और z दे रखा है 7:2 है के निर्देशांक से प्राप्त किया गया है। इस सभी केंद्र से ढलान -2 वाली एक रेखा गुजरती है, रेखा का सामान्य रूप से समीकरण कितना है। देखो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही थी, मुझे क्या चीज दिखी यहाँ पर, आप कहेंगे सर मुझे यहाँ पर दिखा कि ये जो दे रखा है ना ढलान, ये जो ढलान दे रखी है ना -2, मैं इस ढलान से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ढलान होता क्या है, आप कहेंगे सर -a/b होता है। किसी भी लाइन की जो ढलान होती है -a/b होती है, और भी फार्मूले होते हैं, लेकिन जब इस तरीके की इस फॉर्म में लिखा हो ना a - b की फॉर्म में, तो -a/b उसकी ढलान होती है। अगर मैं -a/b करने जाऊंगा तो आप कहेंगे सर -2 और b कितना हो जाएगा, -1, यानी पहले वाले की जो ढलान आ रही है वो 2 आ रही है, और होना कितनी चाहिए थी, -2 होना चाहिए थी, पहला वाला ऑप्शन कटा। अब मैं दूसरे वाले की ढलान देख रहा हूँ -2/1, यानी दूसरे वाले की ढलान 2 आ रही है, ये आंसर हो सकता है। मैं तीसरे वाले की देख रहा हूँ तो 2/, ये नहीं होगा। चौथे वाले की देख रहा हूँ तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये आ जाएगी देखो 2x और -y और +10। देखो ये वाली इक्वेशन भी ऊपर वाली बन गई, यानी इसकी जो ढलान आ जाएगी वो प्लस का आ जाएगी, प्लस की 2 आ जाएगी। इसकी ढलान कितनी आ जाएगी, +2। ये भी नहीं हो सकता। अब मेरे पास एक ही इक्वेशन बची, आंसर तो यही होगा। अब आप चाहो तो करते रहो, x1 + x2 + x3/3 करके y1 + y2 + y1 y2 और y3/3 करके वो आप कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। उससे आप y माइनस वो जो इक्वेशन होती है इसकी मतलब लाइन की जो इक्वेशन होती है y - y1 बराबर m इंटू x - x1, आप उससे x और y की वैल्यू निकाल के कर लेना। बट मैं बता रहा हूं जब आपको ढलान दे रखी है तो आप सीधे ढलान निकालो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सजावटी आकृति की एक आयत की प्रत्येक चौड़ाई के कोने पर दो समान चौथाई अर्धवृत्तों को बाहरी रूप से जोड़कर बनाई जाती है। आयत की लंबाई चौथाई वृत्तों की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर है। यदि आकृति की परिधि 328 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई प्रत्येक चौथाई वृत्त की त्रिज्या से 4 सेंटीमीटर अधिक है तो आकृति का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये सवाल था ना, ये थोड़ा मुझे ये सवाल कुछ ठीक सा लगा नहीं। हालांकि मैं इसको बता रहा हूँ कि तरीका क्या है, बट इसका ना तो मैं आंसर निकाल पाया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसे हवाबाजी बता दूं कि नहीं इसका ये आंसर होगा। देखो इसने ये बोला था कि ये आर है, ये आर है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी थी, एल बराबर दे रखी थी 2r हो जाएगा, और इसका जो ये था ना ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + r, मतलब चौड़ाई 4 + r थी और एल कितनी थी 2r थी। मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन इसके जो आंसर थे ना वो इससे कहीं ज्यादा दूर आ रहे थे और सारे पॉइंटों में जा रहे थे, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं। अगर आपको इसका अच्छा तरीका मिले मुझे कि सर ये इससे ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता था, इसकी इतनी लंबी कैलकुलेशन आ रही है, अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको पॉसिबल है ही नहीं आपको सॉल्व कर पाना, आप तुक्का मारेंगे और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ऑप्शन पास पास थे। देखो 4600, 4500, 4700, कहने के लिए आप कह देंगे कि सर नहीं 200 का अंतर है, जब पता है जब 35 और 36 में वो चलता है ना स्क्वायर, तो आप अगर एक पॉइंट भी इधर से उधर करेंगे ना तो 200 का अंतर बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाएगा। तो 200 का अंतर इतना कुछ ज्यादा था नहीं, अगर यहाँ पर अंतर और ज्यादा होता तब मैं अप्रोक्सीमेशन कर सकता था। अगर मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा था ना तो इस आर की वैल्यू कितनी आ रही थी, इस आर की वैल्यू लगभग 31 पॉइंट समथिंग आ रही थी, तो 31.8 के समथिंग आ रही थी। तो इतने 31.8 को फिर कैलकुलेट करना, फिर अगर मैं इसको 32 मान रहा था तब भी आंसर नहीं आ रहा है, इसको मैं अगर इससे कम भी मान रहा हूँ तब भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इसका आंसर निकालना कि सर ये इसका आंसर था। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि कोई फायदा है नहीं, एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसा आता है जो आपको उलझाता है। तो बाकी थैंक यू, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड जय भारत।